नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 10 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 अक्टूबर के महत्वपूर्ण न्यूज एवं आर्टिकल को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला हमारा आर्टिकल है वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के। एक्ट ईस्ट पॉलिसी ये 2014 में 1992 से चली आ रही लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके बनाया गया था। अर्थात लुक ईस्ट पॉलिसी ही 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाने लगा ताकि इसे और गतिशील और व्यापक बनाया जा सके। अभी प्रधानमंत्री मोदी 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए लाओस जा रहे हैं। चूंकि 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया था और अभी 2024 चल रहा है, इस तरह से 10 साल इस पॉलिसी का हो गया है। तो इस 10 साल में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। एक्ट ईस्ट के तहत भारत व्यापार, सैन्य और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात आसियान के 10 देश और उत्तर पूर्वी एशिया जैसे जापान, कोरिया, मंगोलिया और ओशनिया, ओशनिया में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक द्वीपीय देश। यहाँ पे हमने किसकी चर्चा की, आसियान। तो आसियान में 10 देश आते हैं जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी देश, साउथ ईस्ट कंट्री। तो साउथ ईस्ट कंट्री में आसियान आ गया। उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट कंट्री में जापान, कोरिया और मंगोलिया। इसके अलावा ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक द्वीपीय जो कंट्री हैं वो आते हैं। तो इनके साथ संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं पिछले 10 सालों में। इस दौरान भारत अमेरिका के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को भी मजबूत किया है, जिसका सीधा सरोकार पूर्वी एशिया के आर्थिक भू राजनीतिक परिदृश्य से है। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट के युग में भारत पूर्वी एशिया में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। भारत कभी केवल दक्षिण एशियाई देश कहलाता था, लेकिन अब पूर्वी एशिया की नीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जिस इलाके में कभी केवल चीन और अमेरिका को प्रमुख और निर्णायक शक्ति माना जाता था, आज वहां भारत की साख बढ़ी है और वह आगे और भी ज्यादा प्रभावशाली होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट का एक शोध संस्थान है, उसने 2024 के एशिया शक्ति सूचकांक में अमेरिका और चीन के बाद भारत को सबसे शक्तिशाली देश माना है। यह बात पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों से छिपी नहीं है। उनके क्षेत्र में संतुलन कायम करने के लिए भारत अहम खिलाड़ी है। 2004 में सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग 2004 में गोह चोक टोंग सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आसियान अगर हवाई जहाज का ढांचा है तो चीन उसका पंख है और भारत दूसरा पंख है, और इन दोनों पंख के बगैर आसियान उड़ नहीं सकता, उड़ान नहीं भर सकता। ठीक है, ये कहा था सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ने। आज एक्ट ईस्ट के अंतर्गत भारत आसियान कारोबार 2014 की तुलना में लगभग दुगना हो गया है और यह 131 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। 2014 से दुगना अभी हो गया भारत आसियान का व्यापार और 131 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। आसियान भारत को सामरिक साझेदार के रूप में व्यापक सामरिक साझेदारी का भी दर्जा दिया है। भारत को आसियान ने व्यापक साझेदारी का दर्जा दिया है। हालांकि पूर्वी एशियाई देश को उम्मीद थी कि 2022 में हुए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी, जिसको RCEP बोलते हैं, तो RCEP समझौते में भारत शामिल होगा और उससे उन्हें भारत के विशाल बाजार में अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा और उनके यहाँ चीन के भारी निवेश के कारण भारत उस समझौते से हट गया और वो समझौता उस समझौते में शामिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका ने चीन से प्रतिस्पर्धा को तेज करने के मकसद से 2022 में ही इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF बनाया था। कब? 2022 में, जिसमें भारत संस्थापक सदस्य है। RCEP को ठुकराने की क्षतिपूर्ति IPEF के द्वारा भारतीय विदेश नीति के लिए चुनौती है। ठीक है, तो भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ था, बाद में IPEF बनाया गया जिसमें भारत संस्थापक सदस्य बना। ठीक है, तो RCEP को ठुकराने की क्षतिपूर्ति के रूप में IPEF द्वारा पूरे उसे कंप्लीट कर पाना एक चुनौती है। IPEF अभी भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है, जबकि RCEP काफ़ी एक्टिवली अभी वर्क कर रहा है। तो जो क्षतिपूर्ति के लिए हमने काम किया था तब वो उसमें थोड़ा सा अभी प्रयास करने की जरूरत है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी पूर्वी एशिया को परस्पर आर्थिक फायदे की स्थिति में लाने के साथ साथ
क्षेत्रीय सुरक्षा में भी इजाफा करती है। इस क्षेत्र में अमेरिका को रक्षा सहभागी और चीन को प्राथमिक आर्थिक सहभागी माना गया है, पर चीन ने बीते दशक में विस्तारवादी व्यवहार और धमक से अपने छोटे देशों में दहशत डाल रखा है। आए दिन फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान पर चीन क्षेत्रीय दावा करता है और सैन्य बल से उन पर हावी होने की चेष्टा करता है। ऐसे में भारत अकेले पूर्वी एशिया जैसे दूरस्थ एवं विस्तारित क्षेत्र में चीन का प्रतिरोध नहीं कर सकता। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह बनाया है और 2017 से सक्रिय है। क्वाड सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन उसका लक्ष्य नियम और अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बनाना है। क्वाड जब भी लिखते हैं क्वाड के बारे में, तो इस लाइन को अवश्य ही लिखा जाना चाहिए। क्वाड का लक्ष्य क्या है? नियम आधारित व्यवस्था का निर्माण या नियम और अंतर्राष्ट्रीय विधि आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था का निर्माण। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्वाड का ये है। हालांकि सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन जो उसका लक्ष्य है कि नियम और अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के हिसाब से क्षेत्रीय व्यवस्था का निर्माण हो। साफ शब्दों में क्वाड पूर्वी एशिया के चीन केंद्रित होने के विरुद्ध खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य घोषित ऑकस गठबंधन, एक ऑकस के बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के मध्य घोषित आकस गठबंधन और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के मध्य स्क्वाड का भी भारत ने समर्थन किया है। एक स्क्वाड वही बना है। स्क्वाड में कौन कौन है? स्क्वाड में है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड वाले ही, और इसमें फिलीपींस है भारत की जगह पर स्क्वाड में। ठीक है, तो स्क्वाड में कौन है? फिलीपींस है, भारत नहीं बल्कि फिलीपींस है स्क्वाड में। ठीक है, क्या तो इन नए समूहों के साथ मिलजुल कर भू राजनीतिक संतुलन बनाने में भारत का हित है। हालांकि ऐसे गुट के साथ सहयोग का यह मतलब नहीं कि भारत केवल अमेरिका और उसके मित्रों पर ही पूरी तरह निर्भर रहेगा। लुक ईस्ट की तुलना में एक्ट ईस्ट नीति में भारत ने रक्षा मुद्दे को अधिक उभारा है और हिंद प्रशांत में नए त्रिकोणीय समीकरण का सृजन किया है। इसी के मद्देनजर भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडिया अर्थात इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, डबल ए और 2I इंडिया और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसी के साथ इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे उपयोगी संयोजन कुछ वर्षों में क्रियाशील हुए हैं। तो इस तरह का ट्रिनिटी भी उभरते हुए दिख रहा है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा फिर इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, IST भी बन रहा है, IFA और AA। ठीक है, तो इस तरह के ट्रिनिटी का भी निर्माण होता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में अगर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया के भी त्रिकोणीय गुट बन जाए, तो भारत न सिर्फ इसी तरह से कहा जा रहा है कि यदि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया का कोई एक ट्रिनिटी बन जाए, ग्रुप बन जाए, और भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया ऐसे भी त्रिकोणीय गुट बन जाए, तो भारत न सिर्फ हिंद महासागर में सुरक्षा प्रदाता के रूप में रहेगा, बल्कि समूचे हिंद प्रशांत का नेतृत्व भी कर सकेगा। देखें तो एक्ट ईस्ट के 10 वर्षों के दौरान एशिया प्रशांत हिंद प्रशांत में तब्दील हो गया है और इस परिवर्तन के प्रति चीन के अलावा अधिकतर देश सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। अब इंडो पैसिफिक की अवधारणा को सफल बनाने के लिए भारत को अपनी इंडो पैसिफिक सागर पहल, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, IPOI, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? हिंद प्रशांत सागर पहल या इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, और अन्य देशों के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के बीच तालमेल बनाना होगा। भारत को चीन के खतरे का सामना करते हुए यथार्थवाद और रणनीतिक सूझबूझ के सहारे आगे बढ़ना होगा। तो ये ओवरऑल हमने एक्ट ईस्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है, किस तरह से 10 साल में चीज़ें परिवर्तित हुई है और हमारे सामने जो चाइना को लेकर के एक चुनौती है, तो उसको किस तरह से हम कट डाउन कर सकते हैं, और जो हमारा ग्रुप जो बना है खास करके क्वाड के साथ हम मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं। RCEP की हमने यहाँ पे चर्चा किया, इसके अलावा हमने स्क्वाड की चर्चा किया और कई त्रिकोणीय गुट जो बन रहे हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो इस तरह से एक पूरी तरह से जो अवधारणा एक्ट ईस्ट की है वो एक साकार रूप ले रहा है, और जो 2014 में हमने शुरू किया था वो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के हमने इस पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब अगला देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कहानी कहता सिनेमा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं, और थोड़ा अब देखिए ये इसलिए मैं इस
आर्टिकल को शामिल किया हूँ, क्योंकि निबंध में सिनेमा को लेकर भी निबंध लिखने के लिए आता है कि भारत के निर्माण में, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सिनेमा का महत्व, इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है, या सिनेमा का महत्व के ऊपर निबंध लिखे। तो निबंध के पर्पज से हमने इसे शामिल किया है। और ये आज का जो आर्टिकल है, ये आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, या रेलवे मिनिस्टर, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है इसमें कुछ। भारतीय सिनेमा ऐसी कहानियां कह रहा है जो न केवल हमारी विविधता को दर्शाती है, बल्कि साझा भविष्य की कल्पना भी करता है। अब देखिए, सत्यजीत रे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने सिनेमा की शक्ति के माध्यम से भारत को एकजुट करने का प्रयास किया। सिनेमा एक सार्वभौमिक भाषा बोलता है। अपनी व्यापक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के साथ भारतीय सिनेमा देश के हर कोने के लोगों को एक साथ लाता है, चाहे वह तमिल फिल्म हो, या हिंदी की अति लोकप्रिय फिल्म, या फिर विशुद्ध मराठी हो, या कोई अन्य भाषा के। तो ये क्या है कि एक भाषाई और क्षेत्रीय जो खाई है उसको पाटने का काम करता है, और मतभेदों को मिटाने का काम करता है। सिनेमा में अपनेपन की भावना जुड़ी होती है। भारतीय सिनेमा की सार्वभौमिकता क्षेत्रीय और भाषाई सीमाओं के परे जाने की क्षमता है, जो इसे राष्ट्रीय एकता के रूप में एक मजबूत शक्ति बनाती है। तो सिनेमा क्या क्या महत्व है, हमने ये देखा कि किस तरह से भारत को एक सूत्र में पिरोने का ये काम करता है, क्षेत्रीय और भाषाई विविधता को पाटने का काम करता है। राज कपूर की फिल्म आई थी श्री 420। ये जैसे शास्त्रीय फिल्म से लेकर मणिरत्नम की रोजा तक की भारतीय फिल्म भावनाओं की भाषा बोलती है, जिससे हर कोई समझता है। श्री 420 की गूंज सभी भाषाओं में सुनाई थी। वहीं रोजा को देशव्यापी प्रशंसा भी मिला। उसी तरह से गर्म हवा एक मूवी आई थी, और बिमल राय की 2 बीघा जमीन जैसे फिल्म यह याद दिलाते हैं कि संघर्ष, प्रेम और जीत की कहानियां किसी सीमा से बंधी हुई नहीं होती है, और यह साबित करती है कि सिनेमा सही अर्थों में एक राष्ट्रीय बंधनकारी शक्ति है। यह सिनेमा की सार्वभौमिकता ही है जिसका उत्सव राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, निर्देशक, अभिनेताओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण हुआ था, तो उसी संदर्भ में ये लेख भी आया है। तो हर वर्ष ऐसा एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, और यह जो है पूरी तरह से चकाचौंध करने वाला एक कार्यक्रम नहीं है जो आमतौर पर अन्य अवसरों पर आयोजित होता है। यह जो है समान रूप से कहानी प्रस्तुत करने वाले की प्रतिभा का गर्मापूर्ण स्वीकृति है। यह भारत की भाषाओं और बोलियों की बहुरंगी विविधता को भी गर्मा में पुष्टि देता है, जो इस महान राष्ट्र की एकता का जादुई ताना बाना बुनता है, और लगभग 1.5 अरब लोगों को एक साथ बांधता है, जो सैकड़ों भाषाएं एवं बोलियां बोलते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विशिष्टता इससे स्पष्ट होती है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाने वालों में तीवा भाषा में बनी फिल्म सिकैसल शामिल है। यह तीवा लोगों की भाषा है, जो तिब्बती बर्मी जातीय समूह के सदस्य हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के साथ बांग्लादेश में म्यांमार में रहते हैं। तो 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए फीचर फिल्म की श्रेणी में 32 विभिन्न भाषाओं और 309 फिल्म एवं गैर फीचर फिल्मों, इनको जो अभी अवार्ड मिले थे उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की 10 फिल्मों को भी रजत कमल मिला है इस बार, और हिंदी और उर्दू की एक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल जीता है। तो भाषाई राजनीति के शून्यवादी चाहे जो तर्क दें, लेकिन तथ्य यह है कि भाषाई राज्यों के साथ भारतीय गणराज्य का निर्माण के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद अतीत की बाधाएं पिछले कुछ दशकों के दौरान काफ़ी कम हुई है। इससे इनकार नहीं कि बॉलीवुड की फिल्मों ने हिंदी को व्यापक रूप से स्वीकार्य बना दिया है, लेकिन यह भारतीय समाज के विविध पहलुओं पर फिल्मों का केवल एक बड़ा प्रभाव है। इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारा टॉपिक है वो। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की विविधता में एकता की एक गहरी और स्थायी भावना को बढ़ाने देते हुए लोगों को अन्य भाषाई समूहों एवं पहचानों के बारे में जागरूक करता है। उत्तर भारतीय लोग तमिल मूवी देखते हैं, तमिल लोग बॉलीवुड की मूवी देखते हैं। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय दूरी है वो कहीं ना कहीं कम होता है, और इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का निर्माण होता है। हमारी जो विविध संस्कृति है उसके बीच सार्वभौमिक मान्यताओं पर आधारित जादुई मनोरंजन का सृजन करने के लिए अपनी प्रतिभा को एक साथ लाते हैं। कोई भी भारतीय कहानी उन सार्वभौमिक तत्वों के बिना कभी नहीं कहेगी जो मूल्य और नैतिकता पर जोर ना देती हो। सारी फिल्मों में ये चीज़ें शामिल होती है लगभग। अब 2 बड़ी कहानियां जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत इसकी पुष्टि करते हैं। हमारे सिनेमा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है वो है सहजता, जिसके साथ फिल्मकार सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक विघटन के मूल में मौजूद विभाजनकारी चिन्हों को भी मिटाने का काम करता है। यही भारत की कहानी की कला की अनूठी ताकत है। अब जैसे RRR मूवी आई थी, उसका नाटो नाटो जिसने ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब जीता, भाषीय भाषा भाषा जातीयता और राष्ट्रीयता के बंधनों से परे जाकर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सुपरहिट साबित हुआ। तो भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर ऊंचा उठाने के लिए सरकार 3 मुख्य स्तंभ पर काम कर रही है। प्रतिभा की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करना, फिल्मकारों के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाना, और कहानीकारों को सशक्त बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना। सरकार ने हाल में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT
की स्थापना का ऐलान किया है, जो रचनात्मकता को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय सिनेमा नवीनतम तकनीकों, अप्रतिम अनुभवों और संवेदनात्मक मनोरंजन को अपनाने के साथ साथ राष्ट्रीय एकीकरण और वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में मजबूत शक्ति बना रहा है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार के संदर्भ में सिनेमा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में भारतीय सिनेमा लगातार नव परिवर्तन इनोवेशन करते हुए अपनी क्षितिज का विस्तार कर रहा है और ऐसी कहानियां कह रहा है जो हमारी विविधता को दर्शाने के साथ एक साझा भविष्य की कल्पना भी करता है। भारतीय फिल्मकार यह सुनिश्चित करते हुए कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं कि सिनेमा एक सूत्रबद्ध एवं दूरदर्शी भारत में एकता और प्रगति का एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बना रहे। एकता और प्रगति का एक शक्तिशाली कैटलिस्ट के रूप में सिनेमा काम करता है। यह क्षेत्रीय विविधता को संजोते हुए सांस्कृतिक एकता पर बल देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की का निर्माण करता है। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल था सिनेमा को लेकर के। तो सिनेमा पर यदि निबंध लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार आर्टिकल था ये। अब देखते हैं लालच में खाली होते बैंक। ये आप समझ रहे होंगे किसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही होगी। ये है जो साइबर क्राइम जो हो रहे हैं आजकल, बैंक से रुपये निकल जा रहे हैं बिना OTP के। तो ऐसी सारी चीज़ें लोग कहीं ना कहीं अपने कुछ जो डाटा हैं वो लीक करते हैं, वो खुद शेयर कर देते हैं किसी लोभ में, किसी बड़े राशि प्राप्त करने के लोभ में। इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो इन दिनों साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है। लोग में लालच की जो आदत होती है, ये ठग उसे ही भुनाते हैं। कम से कम समय में अधिक से अधिक धन प्राप्ति की हमारी चाहत होती है, उसी चाहत का ये ठग फायदा उठाते हैं। तो इंसान यह क्यों नहीं समझ पाता कि बिना मेहनत किए यदि उसे किसी बड़ी राशि का प्रलोभन दिया जा रहा है तो वह गलत ही होगा। शुरू में यह गलत रास्ता उन्हें सही लगता है, पर सब कुछ लुटा देने के बाद वे किसी को सलाह देने के लायक भी नहीं रहते। अधिक से अधिक धन लालच उन्हें कंगाल बना देती है। इसे आज कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। साइबर अपराधी लोगों के भीतर पनपने वाले लालच का पूरा फायदा उठाते हैं। ये ऐसे लोग को लुभावन संदेश भेजते रहते हैं। उनकी नज़र वर्तमान में होने वाली घटनाओं और नागरिकों की आवश्यकताओं पर होती है। आजकल लोगों को आयकर के रिफंड की बड़ी चिंता है। ऐसे ही लोगों के पास इनका संदेश पहुंचता है। ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्हें रिफंड लेने का लालच हो, उन्हें एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, वे फंस जाएंगे। एक बार व्यक्ति ने फ़ोन उठा लिया तो फिर वो पूरी तरह से उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह स्थिति उस समय है जब आयकर विभाग से बार बार संदेश दिया जाता है कि विभाग द्वारा कभी किसी को फ़ोन नहीं किया जाता, ना ही रिफंड संबंधी बात की जाती है। संदेश में यह भी कहा जाता है कि यदि आपके पास आयकर अधिकारी के नाम पर कोई फ़ोन आता है तो उसे अनदेखा करें। फिर भी लोग इन अपराधियों के संदेश या फ़ोन या ईमेल के जाल में फंस जाते हैं। सवाल यह उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। करदाताओं को रिफंड संबंधी मेल का सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। जो भी मेल आता है उसकी जांच करनी चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि यह ईमेल अथवा फ़ोन नंबर उन्हें किस वेबसाइट से भेजा गया है। सरकार द्वारा भेजे गए ईमेल को कोई भी सरलता से जान सकता है। इन अपराधियों के SMS कैसे आते हैं, इसे भी जान ले तो बेहतर होगा। लोग यह समझें कि आजकल कोई भी बिना स्वार्थ के एक कप चाय भी नहीं पिलाता। ऐसे में कोई किसी अनजान को इतनी बड़ी राशि आसानी से कैसे दे सकता है। ना जाने किस झांसे में आकर वे अपनी सारी बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी सामने वालों को दे देते हैं। साइबर अपराधी भी ऐसे लोगों को ही अपना निशाना बनाते हैं जो इस तरह के लालच में पड़ते रहते हैं। पहले ये छोटी छोटी राशि देकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं, फिर बड़ी राशि लेकर चंपत हो जाते हैं। यदि लोग संभल कर अपने भीतर का लालच रूपी राक्षस को मारते तो अपनी जमा पूंजी बचाने में वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये साइबर क्राइम को लेकर के था। तो ऐसी सारी चीज़ों से आप बचे रहें, सतर्क रहें, यही उपाय है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं मालदीव के लिए भारत की क्या महत्ता है, ये हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। भारत मालदीव संबंध 17 BPSC के लिए, हालांकि उसमें तक सिचुएशन काफ़ी कुछ बदल जाएगा, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से यदि देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत और मालदीव का संबंध। तो मालदीव के राष्ट्रपति आए थे अभी मोहम्मद मुइज़ भारत आए थे और द्विपक्षीय यात्रा था उनका। तो मालदीव और भारत की जो तनावपूर्ण संबंध है उसमें अभी थोड़ा सा ये विश्वास वाला माहौल बना है। मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा यह सूचक है कि भारत जैसे देश की महत्ता को वह किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो भारत और मालदीव ने आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता FTA पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। भारत एक बार फिर मालदीव को दिखा दिया है कि वह न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बल्कि पड़ोसियों के आर्थिक हितों का संरक्षक बनने से कभी पीछे नहीं रहा। मालदीव का चीन के साथ FTA है, पर भारत के साथ नहीं। मालदीव में ऐसे नेतृत्व नहीं रहे हैं जो इस दिशा में पहल करते, लेकिन अब समय और ज़रूरत के साथ दोनों तरफ से आर्थिक कूटनीतिक रिश्तों को पुनः परिभाषित किया जा रहा है। ठीक है, भारत द्वारा मालदीव को लगातार दी जाने वाली आर्थिक मदद को बहुत से लोग सही निर्णय नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मालदीव को भारत द्वारा सबक सिखाना चाहिए। लेकिन भारत एक छोटे देश को सबक सिखाने के बजाय एक बड़े देश चीन को काउंटर करने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसलिए RBI के नेतृत्व में हर समय भारत मालदीव को यह भरोसा दिला रहा है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार संकट की स्थिति में उसे भारत ही बचाएगा, चीन नहीं। इसलिए भारत और मालदीव ने $40 करोड़ के
मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक ऐसा कदम है जो द्वीपीय देश मालदीव को विदेशी मुद्रा भंडार की समस्याओं से उबारने में मदद करेगा। नकदी संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत बड़ी मदद के लिए आगे आया है। बात करते हैं इंडिया आउट कैंपेन की। मालदीव के कई निर्णय ऐसे रहे जो भारत के साथ उसके रक्षा कूटनीतिक संबंध, हिंद महासागर की सुरक्षा, क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित करते हैं, जिससे दोनों देश के पर्यटन संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके बाद मालदीव पर दबाव था कि वह भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल ना ले। म्यूजिक के भारत विरोधी स्टैंड पर मालदीव की जनता तक ने असंतोष दिखाया। समझदार जनता अक्सर जानती है कि इंडिया आउट जैसे कैंपेन मालदीव की अर्थव्यवस्था को गर्त में लेकर चले जाएंगे। तो म्यूजिक ने भी इंडिया आउट जैसे कैंपेन को अपने चुनाव जीतने का हथियार बनाया था। भारतीय कंपनियां सैनिकों को देश से बाहर करने, हाइड्रोग्राफिक समझौते की रद्द करने की में रुचि दिखाई और चीन एवं तुर्की जैसे देशों के साथ रक्षा संबंध को उसने बढ़ाना शुरू किया था। तो चीन द्वारा मालदीव को अपने यहाँ सैन्य प्रशिक्षण पसंद आया। चीन ने हथियार खरीदने का समझौता भी किया गया उसके साथ, लेकिन कुछ ही समय में मालदीव की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, क्योंकि उसे उस तरह का सतत और समावेशी तरीके का सहयोग समर्थन चीन द्वारा नहीं मिल पा रहा था जैसे भारत से मिलता रहता है। तो कोई भी देश कितना भी वैचारिक स्तर पर तुष्टिकरण करने की आदत सीख ले, अच्छे और पुराने विश्वसनीय सहयोगों को दरकिनार करने लगे तो उसकी वास्तविकताएं सामने आने लग जाती है और सारी कट्टरता साइड हो जाती है। मालदीव के मामले में ही यही हुआ। भारत से एक तरफा दुश्मनी मोल लेने के बाद मालदीव को जल संकट का सामना करना पड़ा। तिब्बत से 1500 टन पानी मंगाना पड़ा था। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की मार पहले से झेलनी पड़ रही थी, जिससे पर्यटकों के स्तर पर भी आर्थिक क्षति पहुंची। ऐसे में म्यूजिक को यह सोचना स्वाभाविक ही है कि भारत के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में शपथ समारोह में म्यूजिक सम्मिलित हुए और अब एक बार फिर से उन्होंने भारत की द्विपक्षीय यात्रा की। इससे पहले वह जून 2024 में शपथ समारोह में आए थे। विदेश मंत्री की हाल ही में मालदीव यात्रा के बाद म्यूजिक की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंध को कितना महत्व देता है और उससे दोनों देश के बीच सहयोग और मजबूत जन संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री के सागर सागर का जो दृष्टिकोण है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास, सागर सागर का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, फॉर ऑल इन द रीजन, ये हो गया सागर। तो सागर का जो एक कंसेप्ट है, सागर विजन जो है मोदी जी का, उसमें मालदीव जो है एक अहम भागीदार है, अहम साझेदार है। तो इस रूप में भी भारत के लिए मालदीव का महत्व है। तो ये हमने भारत और मालदीव के संबंधों के ऊपर हमने चर्चा किया है और मालदीव के लिए भारत की क्या महत्ता है इसके बारे में हमने चर्चा किया है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में भारत और मालदीव के जो संबंध है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने बहुत सारे डायमेंशन पे इसके ऊपर हमने चर्चा किया है ऑलरेडी। तो भारत के पश्चिम तट से मालदीव की भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, और भारत के मिनिकॉय द्वीप से मात्र 70 नॉटिकल मील की दूरी पर है ये, मतलब 130 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, तो भारत के पश्चिम तट से मात्र पश्चिम तट से देखें तो यह 300 नॉटिकल मील की दूरी पर है। भारत के कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनका मालदीव की दूरी मात्र 700 किलोमीटर है। मालदीव 1200 प्रवाल द्वीपों वाला 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है, जो समुद्री जहाजों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। प्रवाल द्वीप मूंगा से बना द्वीप की श्रृंखला होती है और इसी प्रवाल द्वीपीय श्रृंखला पर ये द्वीप समुद्र तल के कुछ मीटर ऊपर बने होते हैं। इसी पर मालदीव अवस्थित है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उसकी जो नौसैनिक रणनीति है उसके दायरे में यह क्षेत्र रहे। मालदीव अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के चलते भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए महत्वपूर्ण साझेदार की भूमिका निभा सकता है। महासागरीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से मालदीव भारत के लिए सामरिक आर्थिक महत्व रखता है। मालदीव भौगोलिक रूप से विश्व के सबसे बिखरे देशों में से एक है। यह भू क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। समुद्र तल से इस देश की ऊंचाई बहुत ही कम है। तो हिंद महासागर में मालदीव की सामरिक अवस्थिति भारत के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में मालदीव क्षेत्र में स्थित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग और मध्य पूर्व के तेल की आपूर्ति भारत, जापान और चीन को करते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से भारत का 97% और मूल्य की दृष्टि से 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर में बैठे मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शिपिंग लेन्स के जरिए होता है। मालदीव भारत के लिए सागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुतः वर्ष 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली विदेश यात्रा के रूप में मालदीव को चुना था। मालदीव की नवनिर्मित संसद मजलिस को पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। भारत ने मालदीव
से के साथ उसका संबंध का जो इतिहास से भी पुराना है, ऐसा कुछ भारत ने कहा था उस समय। तो मालदीव ने पिछली सदी के छठे दशक में जिस भारत प्रथम की नीति को अपनाई थी, उसी नीति को ऊर्जा देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री ने मालदीव के साथ दक्षिण एशिया में राज प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के मिलजुल कर कार्य करने की बात भी कही थी। इसके साथ ही भारत मालदीव के साथ हाइड्रोग्राफी, हेल्थ सेक्टर, समुद्री मार्ग से पैसेंजर और कार्गो सेवाएं, कस्टम्स के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और सिविल सेवा प्रशिक्षण क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता हुआ था दोनों के बीच में। दोनों क्षेत्रों के बीच वाणिज्यिक और असैन्य जहाजों की आवाजाही के बारे में सूचना देने के लिए वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के विनियमन के लिए तकनीक समझौता हुआ। वाइट शिपिंग एक्सचेंज के लिए तकनीक समझौता हुआ। इस समझौते का महत्व भारत अमेरिका के सैन्य सूचना विनिमय हेतु कॉमकेसा पैक्ट जैसा है। कॉमकेसा पैक्ट आप जानते होंगे, कॉमकेसा पैक्ट किसके साथ हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सूचना के विनिमय देने हेतु कॉमकेसा पैक्ट हुआ था। तो ऐसा ही कुछ समझौता वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन के रूप में मालदीव के साथ भारत का हुआ। तो भारत मालदीव को अपने नेवर फर्स्ट की पॉलिसी का पार्ट मानता है और उसने मालदीव के प्रति इस प्रकार का सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपना रखा है जिससे मालदीव इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत कार्य कर सके। चीन को हिंद महासागर में प्रतिसंतुलित करने के लिए मालदीव के साथ गठजोड़ की भारत जरूरत समझता है। वर्ष 2018 में मालदीव के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति से पूर्व मालदीव के विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अपने विदेश संबंध में भारत को जगह दी। वर्ष 2017 में मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। 2014 में चीन 2014 में चीन उन्मुख जो अब्दुल्ला यामीन थे उसके नेतृत्व में मालदीव ने चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल में हस्ताक्षर किया। इस समय मालदीव चीन कूटनीतिक संबंधों को मजबूत दी गई है। इस समय मालदीव चीन कूटनीतिक संबंधों को मजबूती दी गई। मालदीव ने चीन के समुद्री रेशम मार्ग परियोजना का समर्थन किया। यामीन सरकार ने चीनी कंपनियों को मालदीव में निवेश हेतु समझौते किए। वैसे भारत ने सदैव अपने पड़ोसी देशों से बेहतर आर्थिक संबंध बनाने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने का प्रयास किया। भारत ने मालदीव जैसे पड़ोसी देशों को व्यापारिक सुविधाएं देने और उनके आर्थिक लाभ के पक्ष में काम भी किया है। कोविड महामारी से बचाने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन दी, ऑपरेशन नीर चलाकर जल संकट से बाहर निकाला। भारत ने हमेशा अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। लाइन ऑफ क्रेडिट, ऋण सुविधा, करेंसी स्वैप, रुपे कार्ड के स्तर पर सहयोग की बात हो, भारत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। अब जरूरत इस बात की है कि मालदीव भी इस तरीके के बिना शर्त सहयोग को समझे और मिलजुल कर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर की सुरक्षा में अपना योगदान दे। तो मालदीव और भारत के संबंधों को लेकर काफ़ी डिटेल में यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया है। अगला देखते हैं। अभी देखिए दुर्गा पूजा का समय है और आज अष्टमी है। भारत में मातृ पूजा का एक अपना महत्व रहा है इतिहास से ही, और कहा जा रहा है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी एवं सिंधु नदी की घाटी में भारतीय संस्कृति ने जगत जननी स्वरूपा माँ अथवा देवी को आराध्या मानकर उसकी पूजा आरंभ की थी। तो भारतीय संस्कृति में मातृ पूजा का प्रचलन बहुत पुराना है और इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। मातृ पूजा का प्रचलन इस पावन धरा में कब प्रारंभ हुआ? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो निश्चित तौर पर आम जनमानस के मन में होते होंगे और इसका उत्तर पुरातात्विक अध्ययन व ऐतिहासिक ग्रंथ में ही निहित है। वर्तमान भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव सरस्वती और सिंधु नदी घाटी में हुआ। यही वह काल है, वह पावन क्षेत्र था जहाँ भारतीय संतति या जगत जननी स्वरूपा माँ देवी को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा को प्रारंभ किया गया। हमारे पूर्वजों ने सरस्वती और सिंधु नदी किनारों पर उन्नत सभ्यता का सृजन किया और वे मातृ पूजक थे। इन क्षेत्रों से मिलने वाली मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां इसी ओर, यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये कहा जाता है कि वह मातृ सत्तात्मक थी और वहाँ से ही ये मातृ पूजा का जो कंसेप्ट है हमारे भीतर प्रवेश किया। ये सिंधु और सरस्वती का जो क्षेत्र था, सिंधु और सरस्वती नदी का क्षेत्र, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ और ये मातृ सत्तात्मक सत्ता चलती रही वर्षों से और मातृ पूजा का इतिहास का वर्णन हमें वहाँ से प्राप्त हो जाता है एक तरह से देखें तो मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ मिली हैं। इस क्षेत्र में हुए पुरातात्विक उत्खननों से मिट्टी को पकाकर बनाई गई मातृ देवी की मूर्तियाँ बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियाँ सौम्य हैं एवं रुद्र दोनों रूप धारण की हुई हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुल्ली नामक पुरास्थल से मातृ देवी के रौद्र रूप वाली मूर्तियां मिली है कुल्ली से। यह माँ के चंडी स्वरूप को इंगित करती है। यह भी उल्लेखनीय कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। हिंगला लाज पीठ भी बलूचिस्तान में ही है। कुछ पुरातत्ववेत्ता का यह मत है कि देवी का एक स्वरूप जिसे हम महिषासुर मर्दनी के नाम से जानते हैं, उनका प्रथम अंकन भी सर्वप्रथम सरस्वती सिंधु सभ्यता में ही निहित है। इस मत का आधार है कि इसी सभ्यता के एक पुरास्थल से मिली एक पक्की मिट्टी की एक पटका जिस पर एक मानव आकृति को भाले के द्वारा एक भैंसे का संहार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। हम सब जानते हैं महिषासुर मर्दनी की कहानी इस प्रकार की है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के ही नौशेरों से मातृ देवी की ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिनके मस्तिष्क पर सिंदूर लगे होने के प्रमाण मिलते हैं।
हम सब भली भांति जानते हैं विवाहित स्त्रियों द्वारा मांग में सिंदूर लगाना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। यह साक्ष्य इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि भारतीय समाज में स्त्रियों का में सिंदूर लगाने का प्रचलन आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना है। तो मांग में सिंदूर लगाने का भी साक्ष्य आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दिख जाते हैं। भारतीय वैदिक परंपरा में यह मान्यता है कि यह भूमि उसकी मां स्वरूपा है, और वैदिक सभ्यता में देखें तो इस भूमि को मां स्वरूपा माना गया है। इसी भूमि से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का जन्म हुआ। उपरोक्त सभ्यता के हड़प्पा नामक नगर के उत्खनन से पक्की मिट्टी की एक पटका प्राप्त हुई है। इस पटका पर एक स्त्री का अंकन है जिसके गर्भ से एक पौधा की आकृति निकलते हुए दिखाई गई है। यह आकृति उस मान्यता का अंकन है जिसमें मातृ स्वरूपा धरती को सृजन करता बताया गया है। तो हमारी संस्कृति में सप्त मातृकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विद्वान सप्त जो 7 माताएं होती हैं उनका सर्वप्रथम अंकन भी इसी सप्ताह में बताते हैं। सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से एक मुद्रिका मिली है जिस पर एक पंक्ति में 7 खड़ी मानव आकृतियां हैं। कुछ पुरातत्ववेत्ता इन्हें सप्त मातृकाओं से संबोधित करते हैं। वस्तुतः सप्त मातृकाओं का सुव्यवस्थित अंकन हमें 2400 वर्ष पूर्व से दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त धातु पर निर्मित एक प्रतिमा है जिसे कई विद्वानों ने नर्तकी कहा है। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की पत्रिका में उपरोक्त मूर्ति को पार्वती की मूर्ति बताया गया है। वैसे उनके मत में कोई विद्वान सहमत नहीं थे। इस सभ्यता के पतन के पश्चात हमें भारत भूमि पर मात्र कला का अभाव देखने को मिलता है। मूर्तियों के माध्यम से देवी की आराधना का प्रचलन आज से लगभग 2000 से अधिक वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। वर्तमान मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, वहां उस काल में मात्र देवी पूजा अत्यंत प्रचलित थी। मथुरा में हुए पुरातात्विक खननों से हमें देवी के विभिन्न स्वरूप जैसे दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और पूर्व में उल्लिखित सप्त मातृकाओं जैसे वराही, चामुंडा, इंद्राणी, वैष्णवी आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मथुरा में बनी मूर्तियों ने ही भविष्य में बनने वाली मात्र देवियों की मूर्ति का मार्ग प्रशस्त किया था। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मात्र देवी का पूजन या उनका भारतीय जनमानस में महत्वपूर्ण स्थान यह कोई कुछ वर्ष के पूर्व की उत्पत्ति नहीं है। मात्र पूजा की जड़ें तो अत्यंत गहरी है। यही कारण है कि यह भारतीय रचना में भारतीय समाज में रची बसी है। हम शारदीय नवरात्र में जिस माँ की आराधना कर रहे हैं उनकी अर्चना तो हमारे पूर्वज 5000 वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। आज तो भूभाग भारत के हिस्से में नहीं है, वहां पर ही किसी काल में मात्र पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था जो समय के साथ बाधित हुआ। वर्तमान के भारतीय भूभाग पर रहने वाला वह समाज जो सनातन संस्कृति का वाहक है, यह वही भारतीय समाज है जिसकी संस्कृति इस पृथ्वी पर निवासरत सबसे प्राचीनतम जीवंत संस्कृति है। इस संस्कृति पर भारतवासियों को गर्व करना स्वाभाविक है। तो मात्र पूजा के इतिहास के बारे में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे देखा कि उसकी जड़ें कहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता संस्कृति में हमें देखने को मिलती है। ये जो हमारी अभी की संस्कृति है ये कुछ वर्षों पुरानी नहीं है, ये 5000 वर्ष पुराने या फिर यदि कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो माना जाता है उस समय का ये पुराना साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल भी दिए गए जो काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं इसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो कार्बन टैक्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसी के ऊपर जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमण, इनका मानना है कि जो कार्बन टैक्स है वो एक तरफा हुआ मनमाना है यूरोपीय संघ का। तो यूरोपीय संघ का आयातित वस्तुओं पर कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी CBAM लगाने का एक प्रस्ताव एक तरफा हुआ मनमाना है। तो यूरोपीय संघ द्वारा क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो भी वस्तुएं जाएगी तो उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा एक सीमा से ऊपर होने के बाद। तो इसी के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं। इससे क्या है कि भारत का निर्यात जो है यूरोपीय संघ में प्रभावित होगा। CBAM एक शुल्क है जो EU में आयात की जाने वाली कार्बन सघन वस्तुओं पर लागू होगा। यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 से इस्पात, सीमेंट और उर्वरक सहित 7 कार्बन इंटेंसिफाइड क्षेत्रों पर कार्बन कर लगाने का फैसला किया है। इंजीनियरिंग सामान भी इस आयात शुल्क के दायरे में आएंगे। तो सीतारमण ने कहा कि EU की तरफ से लगाया जाने वाला यह सीमा कर है और इस तरह के कदम से व्यापार बाधा पैदा होगी। उन्होंने कहा कि भारत में EU के सामने इस मुद्दे पर कई बार अपनी चिंता जताई है और सरकार लेन देन की लागत कम करने के तरीकों पर विचार कर रही है। EU के इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों का मुनाफा प्रभावित हो सकता है क्योंकि यूरोप उनके शीर्ष निर्यात गंतव्यों में से एक है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल व्यापार 2023-24 में 137.41 अरब डॉलर था, जिसमें आयात रहा था 61.48 और निर्यात रहा था 75.93। तो हमारा निर्यात है वहाँ पे अच्छा और वहाँ पर हम व्यापार फायदे में है। 75 अरब डॉलर का हमने निर्यात करा जबकि आयात किया था 61 का। तो हमारा निर्यात कहीं ना कहीं प्रभावित होगा इससे। तो ये निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि और इसके ऊपर आपत्ति जताई जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी देखिए रतन टाटा जी का कल देहांत होने की सूचना मिली। उनके जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जिनकी चर्चा की जानी चाहिए और कई सारे अनछुए पहलू हैं जिन पे
बात की जानी चाहिए, उनसे सीखने की ज़रूरत है। उनका मानना था कि मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही ठहराता हूँ। रतन टाटा जी, उनके कुछ-कुछ जो स्टेटमेंट हैं उसकी मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। हालाँकि इसमें कुछ लोग सहमत हो सकते हैं अथवा असहमति भी व्यक्त कर सकते हैं कि निर्णय सही लिया जाना चाहिए और उसको पूर्ण करना चाहिए। जबकि यहाँ रतन टाटा कह रहे हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलें। बहुत ही अच्छा लाइन है ये। अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें और दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ में चलें। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका जंग नष्ट कर सकता है। व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी मानसिकता उसको नष्ट कर सकती है। व्यक्ति की मानसिकता उसको नष्ट कर सकती है, जैसे जंग लोहे को नष्ट कर देता है। जीवन में उतार-चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ईसीजी में सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। ईसीजी के बारे में आप जानते होंगे, इस तरह की चीज़ें होती है और यदि ये सीधा हो गया तो इसका मतलब माना जाता है कि हम मतलब मृत्यु की व्यक्ति की डेथ मानी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उतार-चढ़ाव बहुत ज़रूरी है जीवन में। मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। अगला वो कहते हैं कि लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं, उन्हें लो और एक स्मारक बनाने में उसको लगा दो। जो भी लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उसे कैच करो और उससे महल बना लो। ये रतन टाटा जी के बारे में उनकी जो उक्ति थी काफ़ी अच्छी, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। ठीक है? अगला देखते हैं। अब बाकी उनका जो योगदान रहा टाटा समूह को बहुत ऊँचाई तक पहुँचाने में, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है? तो रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह भारत के उद्योग जगत को एक नई ऊँचाई पर ले गया। उन्होंने 20 से अधिक वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री लेने के बाद रतन टाटा भारत पहुंचे थे और 1962 में अपने परदादा द्वारा लगभग एक सदी पहले स्थापित टाटा समूह में काम करना शुरू किया। उन्होंने टेल्को, जो अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और टाटा स्टील लिमिटेड जैसे समेत कई टाटा कंपनियों में काम किया। उन्होंने नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में घाटे को मिटाने और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। 1991 में जब उनके चाचा जे.आर.डी. टाटा ने पद छोड़ दिया तो उन्होंने समूह का नेतृत्व संभाला। यह समय भारत के लिए काफ़ी अहम था क्योंकि देश ने अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलने और तेज तरक्की के युग में शुरुआत मतलब नई आर्थिक क्रांति आ गई थी और नई आर्थिक पॉलिसी आई थी। तो अपने शुरुआती कदमों में से एक में रतन टाटा ने समूह की कुछ कंपनियों के प्रमुखों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने सेवानिवृत्ति आयु को लागू की, युवा लोगों को वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया और कंपनियों पर नियंत्रण बढ़ाया। स्टार्टअप्स को भी उन्होंने सहायता दी, जैसे इंडिका और नैनो, आप जानते होंगे। उन्होंने दोनों मॉडल के लिए प्रारंभिक रेखा चित्र तैयार करवाया। इंडिका को व्यावसायिक सफलता मिली। रतन टाटा लाइसेंसधारी पायलट भी थे जो कभी कभी कंपनी के विमान भी उड़ाते थे। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने शांत व्यवहार, अपेक्षित विनम्र जीवन शैली और परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते थे। टाटा समूह से हटने के बाद रतन टाटा भारतीय स्टार्टअप्स में एक प्रमुख निवेशक के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्होंने डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक, ओला की एक इकाई और होम एंड ब्यूटी सेवा प्रदाता अर्बन कंपनी सहित कई कंपनियों का समर्थन भी किया। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रोटीन संरचना पर करने वाले प्रोटीन संरचना पर शोध करने वाले 3 विज्ञानियों को नोबेल का पुरस्कार मिला है और इनका नाम है, बस नाम जान लेते हैं इसमें, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस। तो प्रोटीन संरचना पे काम करने के लिए उनको पुरस्कार मिला है। कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए हबिसिस और जम्पर के बीच इनको इनके बीच में राशि को बांटी जाएगी। अब बेकर जो है सिएटल में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि हसाबिस जो है गूगल डीप माइंड के सीईओ हैं। ठीक है, तो हसाबिस और जम्पर ने लगभग सभी ज्ञात प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, जबकि बेकर ने पूरी तरह से नए प्रोटीन बनाना सीखा। हसाबिस ने पुरस्कार की घोषणा के बाद डीप माइंड और गूगल तथा ठीक है, ये सब इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम जानना चाह रहे थे कि प्रोटीन संरचना और जो इसमें प्रोटीन डिजाइन और संरचना पे जो काम हुआ तो ये किस तरह से आगे इसमें बेनिफिट करेगा, तो उसके बारे में जानना चाह रहे थे, लेकिन इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फोर्टिफाइड खाद्यान्नों का वितरण जारी रहेगा। ऐसा कह रहे हैं अश्विनी वैष्णव,
ये फोर्टिफाइड जो चावल हैं खास करके, इससे क्या है, एनीमिया जैसी बीमारियां से बचाने में एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत खाद्यान्न वितरण के अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पोषण युक्त चावल का वितरण वर्ष 2028 के अंत तक जारी रहेगा। और कैबिनेट ने बुधवार को यह निर्णय लेते हुए 17,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च करने की मंजूरी दी है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, एनीमिया और पोषण में कमी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए लोगों, विशेष रूप से निर्धन आबादी को सहायता प्रदान करना है। और इस फैसले से 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इस पर आने वाला पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। फोर्टिफाइड चावल, समान चावल में पोषक तत्व। अब देखिए, बेसिकली ये फोर्टिफाइड चावल के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि फोर्टिफाइड जो चावल है, समान चावल में पोषक तत्व आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाकर तैयार किया जाता है। समान चावल में ही आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 को मिला दिया जाता है। खाद्यान्न नियामक एजेंसी FSSAI के मानकों के अनुसार इस प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। ये सूक्ष्म तत्व लोगों की आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मिलाए जाते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2022 में फैसला किया था कि मार्च 2024 से फोर्टिफाइड राइस वितरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी और अब तक इसके 3 चरण सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 2019 से 21 के बीच एनीमिया देश में बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद रही। इसने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग आयु और आय वर्ग से प्रभावित किया। खाद्य पदार्थों में अधिक पोषक तत्वों का मिश्रण एनीमिया और ऐसी अन्य बीमारियों लड़ने में विश्व की एक मानक तरीका रहा है। ठीक है। एक साइड में एक और न्यूज दिया हुआ है कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी मिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो इसे राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के निर्माण को मंजूरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है। तो ये एक साइड में एक न्यूज़ था, इसका हमने यहाँ पे चर्चा किया है। कैबिनेट का जो मंजूरी मिला है उसके तहत तो 145 राइस कंटिन्यू रहेगा 2028 तक। दूसरा था कि लोथल में समुद्री धरोहर परिसर को मंजूरी दिया गया है। तीसरा एक और है कि 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को स्वीकृति दिया गया है। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में इसका निर्माण किया जाएगा। तो कैबिनेट की मंजूरी मिली है अभी, जिसके ऊपर हमने चर्चा किया है। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अंधेपन के लिए जिम्मेदार जो बीमारी है ट्रैकोमा, तो ट्रैकोमा से भारत को मुक्त घोषित कर दिया गया है। WHO जो है भारत को ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में यह उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश है। एम्स के राजेंद्र प्रसाद नेत्र अस्पताल के डॉक्टर ने बुधवार को दृष्टि दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। ठीक है। तो ट्रैकोमा से प्रभावित जो 200 जिले थे उनके 6.5 लाख लोगों पर अध्ययन किया गया और उस आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और कहा गया है कि भारत में ट्रैकोमा को पूरी तरह से मुक्त कर लिया गया है। ठीक है। अगला है महाकुंभ में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। इसे हमने यहाँ पे शामिल किया है कि महाकुंभ अभी शुरू होगा और महाकुंभ में जो है वंचित समाज के 71 संत महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। यह सनातन धर्म के वैभव का प्रतीक महाकुंभ, इसमें सामाजिक समरसता का एक तरह से संदेश दिया जाएगा। प्रयागराज में ये महाकुंभ आयोजित होने वाला है और यहाँ पर महामंडलेश्वर जैसे जो सम्मानित पद है उसको वंचित समाज के लोग सुशोभित करेंगे और 71 लोगों को जूना अखाड़ा जो है महामंडलेश्वर की उपाधि देगा। यह बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और इससे समाज में एक तरह से समरसता का निर्माण होता है और सामाजिक समानता की जो हम बात करते हैं वो उसकी पूर्ति होती है। ठीक है। तो इस तरह से आज का हमारा पूरा न्यूज़ और आर्टिकल कंप्लीट हुआ। फिर हम कल मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ और आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट में जो भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप प्लीज़ बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे लोगों को फॉरवर्ड भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।